अब 4 के बाद यह है 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है बराबर बराबर, और श्रेणी का मतलब सीरीज यानी क्रम। या देखो चित्र बना है ना, ये मान लो कि सीढ़ी है, ये समांतर श्रेणी नहीं, समांतर सीढ़ी मान लो ये। तो देखो समांतर समांतर तो सीढ़ी है ये, इसका मतलब प्रत्येक गल्ले के बीच की दूरी बराबर बराबर हो, इसी को कहते हैं समांतर। ठीक है, समांतर में तो लगा ही है, अगर एक को टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएंगे तुरंत। और कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीढ़ी का प्रत्येक खंड होता है वो बराबर बराबर दूरी पर होता है। तो ये सभी बराबर दूरियों पर है, इसलिए इसको कहा गया समांतर सीढ़ी। इसीलिए सीढ़ी का इसमें चित्र ला करके दिखा दिया गया है, इससे समझ सकते हैं आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अंक दिया रहेगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा, कितनी भी संख्याएं दी हो, उसके बीच की अगर दूरी बराबर बराबर है तो समझो कि वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, EAP, जिसको शॉर्टकट में EAP कहा जाता है। EAP, ये से होता है अरिथमेटिक, P से होता है प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो इसके कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, उसको पहले बता दें, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करें। तो पहले इसके देख लो छोटे छोटे फैक्ट। जैसे मान लें आ जाए 2, 2 के बाद आ जाए 5, तो कितना गैप हुआ 3 का, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद क्या है, कितना आएगा 3, 14 आएगा। तो ऐसे ऐसे सभी के बीच में गैप बराबर हैं। तो इसमें जो पहला वाला मान होता है 2, इसको कहते हैं ये। ठीक है, और जो लास्ट वाला मान होता है उसको हम कहते हैं यल, यानी लास्ट पद, उसको यल से लिखते हैं। लास्ट वाले पद को कहा जाता है यल, और इसको हम AN भी कहते हैं। अगर हमको लास्ट वाला पद नहीं पता है, अगर कह दिया जाए कि इस नंबर का पद ज्ञात कीजिए, तो उसको AN कहा जाएगा। 25वां पद निकालेंगे तो ये 25, तो इस तरह से होता है ये। और जो बीच बीच का गैप होता है एक एक का गैप कितना है 3, तो गैप का मतलब अंतर यानी डिफरेंस, और डिफरेंस को किससे लिखेंगे, D से, तो इसको लिखा जाएगा D। तो इतनी चीज़ इसमें होते हैं, प्रथम पद, लास्ट पद, यनवा पद, डिफरेंस। ठीक है, अब अगर योग निकालना होगा तो उसको लिखा जाएगा SN। SN का मतलब होता है समेशन ऑफ n टर्म्स, SN लिखा जाता है योगफल को। n का मतलब होता है n पद, और यस का मतलब होता है समेशन यानी सम माने योग होता ही है। और अगर यनवा पद निकालना होगा तो AN, और योगफल निकालना होगा तो SN। अगर किसी बीच का पद निकालना होगा हमको, कोई भी पद अगर गायब है उसको निकालना होगा तो भी यही फार्मूला लगेगा। पहला पद निकालना होगा तो भी वही फार्मूला लगेगा। तो इसके टोटल 2 फार्मूले हैं, और 2 ही फार्मूले से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 2 फार्मूले। देखो कौन कौन से फार्मूले हैं। अगर निकालने के लिए आ जाए, पहले लिख दे इसमें हम इसका प्रथम पद को लिखते हैं ये से, और अंतिम पद को लिखते हैं यल से, और यनवा पद, अगर हमको अंतिम पद नहीं पता है तो यनवे पद को लिखते हैं AN से, और अंतर को लिखते हैं, उसको कहते हैं सार्व अंतर यानी पदों के बीच का अंतर, उसको कहा जाता है D से लिखा जाता है, यानी डिफरेंस इंग्लिश में जिसको कहा जाता है। अब क्या बचा, n पदों का योग, इसको लिखा जाता है SN से। ये इतने इसमें टोटल होते हैं संकेत। अब फार्मूला अगर हम लिखें AN का, तो AN बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू D, ये होता है यनवे पद का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब उसके बाद में अगर योगफल निकालना होगा तो योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और ये प्लस यल। और ये फार्मूला तब लगता है जब हमको लास्ट का पद पता हो, पहला पद पता हो, लास्ट का पद पता हो, और टोटल कितने पद हैं ये पता हो, तब ये फार्मूला लगाते हैं। अब यही चैप्टर जितने कंपटीशन आते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे SSC का हो, MTS रेलवे, जो भी कंपटीशन हो, उन सब में, आर्मी में भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, सब में ये चैप्टर मिलता ही मिलता है। n पदों का योग याद करो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है सब इसी चैप्टर से लगता है। इसमें मिलेगा पूरा क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। अगर हमको लास्ट का पद नहीं पता है, जैसे यल का मान अगर हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, अगर अंतिम पद हमें नहीं पता है, जैसे यहाँ पर 14 लिखा है लास्ट में, अगर ये हमको नहीं पता है तो इसका तरीका होता है कि जहाँ यल लिखा है उसकी जगह पर लिख देंगे हम AN, क्योंकि AN भी एक तरह का अंतिम पद ही है।
अगर n वां पद निकालेंगे तो लास्ट में ही तो आएगा n वां पद, तो l की जगह an लिख देते हैं, तब आ जाएगा n/2 ये प्लस l की जगह an, और an का मान होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ये और ये बन जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी। जब अंतिम पद नहीं रहेगा तो ये फार्मूला हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 3 बन गए, लेकिन मेन फार्मूले कौन कौन है? एक तो n वां पद का, दूसरा योगफल का, बस इसी 2 से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में बताएंगे। पहले ये देख लो कि ये जो फार्मूला है वो आया कहाँ से, बना कैसे है, ये भी तो ज़रूरी है। देखो जैसे फार्मूला क्या लिखा है, an बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ये इतना लिखा होता है। जैसे भी हम कोई मान ले लें, ये और ये के बाद क्या जुड़ेगा, ये प्लस डी, इसके बाद क्या जुड़ेगा, ये प्लस 2d, इसके बाद ये प्लस 3d, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद है ये, उसमें कोई मान जोड़ दिया गया तो वो बन गया ये प्लस डी। क्या जुड़ा? डिफरेंस। जैसे पहला मान 3 है, 3 के बाद बन गया 5, तो कितना जुड़ा? 2 जुड़ा, तभी तो 5 बना। 2 और जोड़ दो, फिर कितना बनेगा? 7, और 2 जोड़ दो 9, यानी बार बार 2 जुड़ते जा रहा है। तो वही काम यहाँ भी तो हो रहा है। तो पहले था ये में डी जुड़ा तो बना ये प्लस डी, उसके बाद एक डी और जुड़ गया तो ये प्लस 2d बन गया, एक डी और जुड़ गया ये प्लस 3d बन गया, एक डी और जुड़ेगा, ऐसे कई डी जुड़ते जाएंगे। जैसे पहले लिख दें ये, दूसरे को लिखेंगे ये प्लस डी, डी का मतलब है ये प्लस 1d। ये कौन सा पद है? ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, अब आएगा तीसरा पद। तीसरे पद में ये प्लस एक डी और जुड़ेगा, जब एक डी है एक डी और जुड़ जाएगा तो कितना डी बन जाएगा? 2d। चौथे पद में क्या आएगा? ये प्लस 3d, ये पांचवा हो जाएगा ये प्लस 4d, और छठवां हो जाएगा ये प्लस 5d। ये बन गया इतना। अब इसके बाद में जो 1d यहाँ पर था, दूसरे वाले पद पर 1d था, यानी एक डी जुड़े थे, लेकिन पहले वाले पद पर तो कोई डी नहीं जुड़ा है। कोई डी ना होने का मतलब होता है 0d। ये तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 5 4 3 2 1, 1 के पहले 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0d। अब ये सीरियल बनाओ, पहले पर है 0, दूसरे पर है 1, तीसरे पर है 2, चौथे पर है 3, पाँचवें पर है 4, छठवें पर है 5, यानी हर पद में एक कम है, हर पद में एक कम है। अगर ऐसे ऐसे अगर 15वां पद आ जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा? 14d, एक कम रहेगा। अगर 20वां पद आ जाएगा तो 19d रहेगा। इसी तरह से अगर n वां पद आ जाए तब एक कम नहीं हो जाएगा n से। इसी तरह से अगर ये n वां पद अगर आ जाए तब ये प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। देखो फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये फार्मूला अलग से नहीं आया है, यहीं से आया है। तो ये फार्मूला हमारा बन गया n वां पद, यानी ये n बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अब फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है प्रश्नावली 5.1। इसमें देखो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे होगा? जब डिफरेंस बराबर होगा तभी अरिथमेटिक में होगा। तो बना के देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, और जैसे एक एक किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे किराया 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो जब लगातार 8-8 रुपया बढ़ते जा रहा है तो समांतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, यानी पहले है 15 रुपया, 15 रुपये के बाद में 15 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, फिर 8 जोड़ेंगे 39, फिर 47, ऐसे ये लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो इस गैप देखा जाएगा डिफरेंस, तो सभी का डिफरेंस सेम तो है 8-8, और जब सभी का डिफरेंस सेम है तो समांतर श्रेणी है ये। तो ये लिख देंगे ये पी में है। और क्यों है इसका कारण? इसका कारण लिख देंगे क्योंकि जो डी का मान है वो 8
यानी समान है, सभी में डिफरेंस समान है, इसलिए ये पी में है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। बेलन में हवा भरा हुआ है और वो हर बार 1/4 भाग हवा बाहर निकालता है, तब क्या करेंगे इसमें? ये होगा कि नहीं होगा? अगर भाग में बाहर निकाल रहा है तो समझो कि ये पहले ही पता है कि ये पी में नहीं होगा। बेलन में हवा जो उपस्थित होता है वो किस में उपस्थित होता है? आयतन में। हवा की मात्रा आयतन वैसे भी होता है, तो यहाँ लिख देंगे बेलन में हवा की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला पता क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें लिखेंगे बेलन की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। इसको चाहो तो हम वी भी लिख सकते हैं, वी माने वॉल्यूम, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार पाई आर स्क्वायर एच ही लिखें, हम वी भी उसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो इसमें कहा है कि पहले बेलन का आयतन था वी, यानी पहली स्थिति में जो आयतन था वो वी था। उसके बाद में वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हवा निकालता है बाहर। तो पहली बार जो हवा निकाला वो 1/4 भाग बाहर निकाला, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा कितना बचेगा? जब 1/4 भाग निकलेगा तो कितना बचेगा? 3/4, क्योंकि एक में से तो 1/4 निकल रहा है। तो पहले हवा था वी आयतन का, तो पहले वी था, वी में से v/4 निकल रहा है, तो कितना बचेगा? 4 का 4 में से गया 3, यानी 3v/4। पहले स्टेप में v था, दूसरे स्टेप में 3/4 बचा, ये बचा दूसरे स्टेप में। ये अलग अलग स्टेप है, ऐसे लिख दे रहे हैं, पहला ये दूसरा। अब एक स्टेप और लिख लो, कम से कम 3 स्टेप लिखेंगे तभी क्लियर होगा। तीसरा स्टेप, अब इसके बाद फिर 1/4 भाग हवा निकाला जा रहा है, लिख देंगे इसी प्रकार पुनः 1/4 भाग हवा निकालने पर अब कितना होगा? फिर वही प्रक्रिया। तो 1/4 का मतलब जो बच गया है उसका 1/4 घटाया जाएगा, तो इसका 1/4 हम घटा दें इसी में से, तो लिखेंगे यहाँ 3v/4 माइनस, अब इसका 1/4, इसका 1/4 का मतलब हो जाएगा 3v/4 का 1/4, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो 3v/4 को हम कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3v/4, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1/4, तो ये 1/4 बच जाएगा। तो 4 का 4 में से गया 3/4, तो ये बचेगा 3v/4 और ये भी बचेगा 3/4। गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9, v/4 चौक 16, ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण। तो समीकरण से हमें मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पद लिखना था। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये आ गया तृतीय पद। अब तीनों पदों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस बराबर है तो ये पी में है, नहीं बराबर है तो नहीं है। तो पहला पद लिखेंगे हम v, दूसरा पद लिखेंगे 3v/4, तीसरा पद लिखेंगे 9v/16, ऐसे ये बनता जाएगा। अब अगर इनके बीच में देखा जाए तो ये पहले 3v था, 3/4 था, उसके बाद 9/16 हो गया, यानी कि 3/4 का इसमें गुणा हो गया सीधा। अब गुणा होने पर कभी ये क्या हो सकता है? ये पी नहीं बन सकता। देखो यहाँ 3 था 9 बन गया, 4 था 16 बन गया, सीधा गुणा हुआ है। अब जब गुणा होगा तो ये भी नहीं होगा ये, तो यहाँ चाहो तो निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ d1 का मान अगर निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा -1/4v, और d2 का मान निकालेंगे तो इसमें से ये घटेगा, यानी कि 9v/16 में से घटेगा 3v/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 4 का 16, 16 का 16 से भाग होगा 1 आएगा, 1 का 9v से गुणा 9v, 16 का 4 से भाग 4, 4 3 12, 12v बराबर 12 में से 9 गया 3, -3v/16। देखो बराबर कहाँ आया? यहाँ पर d1 आया था -v/4,
यहाँ D2 का मान आया -3 भी बटे 16, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये P में भी नहीं है, लिख देंगे ये P में नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कुआं खोदा जा रहा है, पहले लागत लगता है 150 मीटर, कितने का? पहले मीटर का, यानी 1 मीटर कुआं खोदा गया तो 150 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे एक मीटर बढ़ते जाएंगे गहराई में, वैसे वैसे 50 रुपया बढ़ते जाएंगे। तो पहले मीटर का 150 रुपया लग रहा है, और इसके बाद जैसे 1 मीटर और गहराई खुदाई होगा तो ऐसे 50 और बढ़ जाएगा, तो कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। फिर और 1 मीटर बढ़ेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 300, फिर 350, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और एक स्थान ऐसा आ जाएगा जहाँ पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तब बोरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, बाल्टी भरो, पानी निकालो, आराम से खेत सींच लो। तो इसमें देखो D का मान सब में बराबर है, डिफरेंस सब में बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब क्या है? ये D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है? 50। तो ये है ये P में, लिख देंगे ये P में है। बस इसको लगाना होगा ना, कुछ नहीं, खाली यही बताना है। देखो चौथा नंबर लिखा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन का मतलब होता है जितना रुपया बैंक में जमा किए वो और जो ब्याज के रूप में मिला वो, दोनों को जोड़ करके बनता है मिश्रधन। जैसे 500 रुपया खाते में जमा किए, 50 रुपया ब्याज मिल गया, तो टोटल खाते में कितना शो करेगा? 550 रुपया शो करेगा, तो हो गया मिश्रधन। तो वही लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी हर साल का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि 10,000 रुपया जमा किया गया है और 8% ब्याज मिलता है एक साल का। अब 10,000 पर अगर 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा, वो भी चक्रवृद्धि के दर से, तो वो श्रेणी क्रम होगा? श्रेणी क्रम का मतलब समांतर श्रेणी होगा? वो नहीं होगा वो, क्योंकि चक्रवृद्धि में ब्याज का ब्याज भी मिलता है। अगर ये साधारण ब्याज होता तब तो समांतर श्रेणी हो जाता, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले ब्याज मिला रहता है उसका भी ब्याज बन जाता है, तो मान लगातार बढ़ता जाता है। यानी उतना नहीं बढ़ेगा कि 10,000 रुपया खाते में जमा किए तो पहले साल मिल गया 2,000 रुपया, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 2,000, इस तरह नहीं होता है। पहले साल 2,000 मिला, दूसरे साल 2,000 का और बढ़ के मिलेगा, क्योंकि जो ब्याज मिला उसका भी ब्याज मिल जाता है 8%। तो जैसे जैसे ब्याज मिलता जाएगा उस ब्याज का लगातार ब्याज बनता चला जाएगा। तो कई मान तो हो गए। देखो तो इसमें दिया है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया जमा किया गया, तो ये है मूलधन यानी P 10,000 रुपया जमा किया गया, और ब्याज की दर यानी R का मान है 8% वार्षिक, और चक्रवृद्धि ब्याज पे बनता है ये। तो चक्रवृद्धि का सूद लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि चक्रवृद्धि ना लगाओ, साधारण ब्याज हम हर बार लगाते चलें, हर बार साधारण ब्याज लगाएंगे। तो लिख देंगे प्रथम वर्ष का क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन दिया है 10,000 रुपया और दर कितना दिया है? 8%। समय कितना दिया है? समय इसमें प्रत्येक वर्ष लिखा है, प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल के हिसाब से अलग अलग। तो पहले साल का, तो पहले साल के लिए लिखेंगे 1 और बटे 100, 2 0 कट जाएगा, कितना बचा? 800। यानी पहले साल 800 रुपया ब्याज मिल गया, तो पहले 10,000 था ही, 800 ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन मतलब क्या लिखेंगे उसको? अमाउंट, ये से लिखा जाता है। तो मिश्रधन हो जाएगा P + I, तो हो जाएगा 10,000 + 800, ये हो गया कितना बना? 10,800 रुपया। ये पहले साल बना। अब दूसरे साल का निकालेंगे। अब ये प्रथम वर्ष का हो गया, अब लिखेंगे द्वितीय वर्ष। कम से कम 3 साल का निकाला जाएगा द्वितीय वर्ष। अब दूसरे वर्ष के लिए ये वाला बन जाएगा मूलधन। अब ये मूलधन बन जाएगा, क्योंकि खाते में तो नीचे यही तो शो करेगा अकाउंट में 10,800 रुपया। अब इसका ब्याज मिलेगा 8%। तब यहाँ लिखेंगे मूलधन मतलब 10,800 गुणे दर यानी 8, समय 1 साल बटे 100, 2 0 कट जाएगा,
इसको गुणा करो, 8 या 64, 6 आया, 8 0 0, 6 8 का 8, 864 रुपया। पहले साल ब्याज 800 मिला, दूसरे साल ब्याज 864 मिला, अंतर हो गया ना तुरंत। ब्याज सेम नहीं है, ब्याज अलग हो गया। अगर यहाँ भी 800 होता तो एपी हो जाता, एपी नहीं है ये। अब मिश्रधन कितना बनेगा? मिश्रधन मतलब ये का मान। अब इसमें जोड़ा जाएगा, 10,800 में जुड़ेगा 864 रुपया, तो ये बनेगा 4 6 8 8 16 1 1, 11,664 रुपया। ये हो गया दूसरे साल। अब तीसरे साल का निकालेंगे, तो तीसरे साल यहाँ लिख देंगे तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष में भी वही मूलधन बन जाएगा ये 11,664, दर हो जाएगा 8, समय हो जाएगा 1/100। अब इसको भाग करके दिखाओ। 100 से तो भाग हो जाएगा, लेकिन गुणा करना पड़ेगा लंबा। कितना होगा? 832 आया 3, अब 8 से 48, 48 3 51, 5 आया, 8 से 48, 48 5 53, 5 आया, 8 का 9 8 5 13, 8 का 9 8 1 9/100। 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी 933.12 रुपया, ये हो गया ब्याज। अब इसका मिश्रधन कितना बनेगा? ये इसमें जोड़ देंगे, 11,664 में जुड़ जाएगा 933.12 रुपया। तो 1 2 तो वैसे रहेगा बाहर ही, बाकी जोड़ दो। 4 3 7, 3 और 6 9, 9 6 15, हासिल आया 1 1 1 2 और 1, 12,597.12 रुपया, ये इतना आ गया। अब तीनों साल के बीच में डिफरेंस देखो, सेम है, सेम कभी नहीं रहेगा। यहीं से ही देख सकते हैं कि ब्याज 800 रुपया था, यहाँ पर ब्याज कितना है? 864, यही अंतर हो गया। पहले ही 64 रुपया ज़्यादा हो गया, तो कहाँ सेम है? तो यहाँ लिख देंगे ये पी में नहीं है, ये पी में नहीं है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसके प्रथम 4 पद लिखना है हमको, जबकि प्रथम पद ये और सारवंतर डी निम्नलिखित है, यानी ये और डी का मान दिया गया है, इससे में 4 पद लिखना है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि डी को लगातार जोड़ते जाओ 4 बार, और दूसरा तरीका है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगाते चले जाओ। दोनों तरीका है। तो पहले सब क्वेश्चन को लेंगे हम, ये बराबर 10 और डी बराबर दिया है 10। तो पहला पद लिखेंगे, तो पहले पद को कैसे लिखा जाएगा? पहला तो खुद हो जाएगा 10 कि जो 4 इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद में ये को भी शामिल किया जाता है। ऐसे तो रहता है ये प्लस डी, ये प्लस 2D, ये प्लस 3D, ये 4 पद हो नहीं गया? तो प्रथम 4 पद में ये भी शामिल होता है। तो पहले पद में तो ये रहेगा, दूसरे पद में ये प्लस डी रहेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा ये। तो इसमें लिखा जाएगा यहाँ, पहले रहेगा ये बराबर 10, ये पहला पद हो गया। दूसरे पद में रहेगा ये प्लस डी, ये प्लस डी का मतलब 10 प्लस 10 बराबर 20। और तीसरे पद में क्या रहेगा? ये प्लस 2D, यानी 10 प्लस इस डी का दुगना, यानी 2 गुणे 10, 10 दूना 20, 20 10 30। और उसके बाद चौथे पद में क्या रहेगा? ये प्लस 3D, यानी 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 3 30 10 40। अगर ये ना समझ में आए तो 10 10 जोड़ते चले जाओ। पहले 10 था, उसमें 10 जोड़े तो 20 बना, फिर 30 बना, फिर 40 बना, लगातार 10 10 जुड़ तो रहा है। तो ये जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 10, 20, 30, 40, से हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा है ये बराबर -2, डी बराबर 0। इसमें डी बराबर 0 का मतलब डिफरेंस बिल्कुल है ही नहीं, और जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो सभी मान वही हो जाएंगे। क्योंकि ये में जब डी जोड़ेंगे, पहला नंबर तो ये रहेगा -2, और जब इसमें हम डी जोड़ेंगे तो डी का मान कितना है? 0। तो -2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2। ऐसे चारों बार 0 जोड़ेंगे तो 4 के चारों -2 आएगा। तो इसका जो चारों मान होगा दूसरे वाले का वो -2, -2, -2 और -2, यही हो जाएगा। ऐसे तीसरे वाले का, तीसरे में दिया है ये बराबर 4 और डी बराबर है -3। तो पहला पद तो 4 खुद हो जाएगा,
और दूसरे पद में हम D-3 जोड़ देंगे, और जब -3 जोड़ेंगे तो जुड़ने के बजाय घट जाएगा ये। तो यहाँ लिखा जाएगा पहला पद 4, वो 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 1, और तीसरा पद 1 में फिर -3 जुड़ेगा तो जुड़ने के बजाय घटेगा, 3 में से घटेगा कितना आएगा -2, अब -2 में -3 जुड़ेगा तो बनेगा -5, ये हो जाएगा चारों मान इसके। ऐसे डायरेक्ट डी जुड़ता चला जाएगा सब में। उसके बाद चौथा नंबर, ये बराबर -1 और D बराबर दिया है 1/2। 1/2 का कितना मतलब होता है 0.5, चाहे तो D को 0.5 भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब होता है 0.5। और या डायरेक्ट अगर जोड़ना चाहो तो वो भी कर लो, हर एलसीएम लेकर के। क्या हुआ, तो पहला है -1, दूसरा क्या होगा -1 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 में 0.5 जोड़ के देखो, -1 + 0.5 तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा, माइनस वाला बड़ा है तो -आधा, यानी -0.5। अब -0.5 में फिर -0.5 जुड़ेगा तो प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में तो 0, तो ये माना जाएगा 0। और 0 में 0.5 जुड़ेगा तो 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये होगा इसका आंसर चारों। तो इस कुछ कठिन नहीं है, खाली वही मान जो D वाला मान है वो लगातार जोड़ते जाना है, 4 बार आ जाएगा। उसी तरह से कौन सवाल है ये पाँचवा लगा दे, ख़त्म हो जाइए। पाँचवा है ये बराबर -1.25 और D बराबर 0.25, बस जोड़ते चले आओ सीधा। तो पहला पद हो जाएगा -1.25, और इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जोड़ के देखो, -1.25 में जोड़ेंगे 0.25, तो ये माइनस आ गया तो क्या होगा, घटेगा ये, तो 25 में से 25 घटा 0, 1 यानी -1। अब -1 में 0.25 फिर जोड़ के देखो कितना बचेगा, 1 में से 25 घटी तो 75 न बची, 0.75, ये बचेगा 0.75। लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, इसमें से फिर 0.25 घटेगा तो 0.2 कितना 0.5 यानी 50, आधा बचेगा, -0.50, यहाँ माइनस रहेगा ना, ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस लगा लेकिन छोटा लगा ये, ठीक है। ये हो गया दूसरे का पूरा आंसर। सरस्वती जी यहीं पर है, वहाँ नहीं है, सबको इंतजार कर आए सरस्वती जी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब ये का मान और सारवंतर का मतलब डी का मान, यही हमको बताना है सिर्फ। तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है 3, (1, -1, -3। ये एपी में पहले से दिया हुआ है। एपी का मतलब है कि सभी का जो डिफरेंस है वो बराबर बराबर है। तो इसमें बताना है पहला नंबर प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ये का मान, और ये का मान कौन सा है, जो सबसे पहले आता है वही हो गया ये का मान। अब बताना सारवंतर, सारवंतर माने डी। डी का मतलब होता है कि दूसरे में से उसके पहले वाले पद को माइनस कर दें, बस सारवंतर आ जाएगा। तो 1 में से घटाएंगे -3, यानी 1 में से 3 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 3 में से घटेगा 2, माइनस वाला बड़ा है तो -2, यानी पहला पद होगा 3 और डी का मान होगा -2, ये होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, इसका दूसरा वाला -5, -1, 3 और 7, ऐसे ये सीरीज बनता चला गया है। इसमें जो प्रथम पद होगा ये बराबर -5 और डी बराबर होगा -1 माइनस और ये -5, यानी -1 में से -5 को हमको घटाना है। तो -1 में से -5 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम -1 और ये +5। अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, तो प्लस वाला बड़ा है तो 4 ही रहेगा, मान आ गया इसका। अब तीसरा वाला, तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये ऐसे सीरीज बना हुआ है। इसमें भी वही काम, प्रथम पद 1/3, इसको कुछ करना है नहीं। अब डी का मान कितना होगा, डी का मान सिर्फ घटा दो, 5/3 में से घटा देंगे किसको,
1/3 को, किसी दो को घटा सकते हैं, इन दोनों को, इसको घटा सकते हैं, इसको, लेकिन दोनों सीरियल क्रम में होना चाहिए। तो माइनस करो, हर बराबर है दोनों का 3, अंश में 5 - 1, 5 में से 1 गया 4/3, ये भी हो गया। अब बचा चौथा नंबर, ये भी वही काम करना है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट करके सीरीज बनता चला जाएगा। तो प्रथम पद क्या है इसका 0.6 और डी का मान माइनस कर दो, तो 1.7 माइनस 0.6, घटाओ इसको, 7 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। पॉइंट 1 में से 0 घटेगा तो 1, ये 4 के चारों कंप्लीट। देखो चौथा नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि एपी कौन कौन सा है। एपी का मतलब होता है कि डिफरेंस निकालेंगे, अगर बराबर आएगा तभी तो सारवंतर होगा। जो शुरुआत में क्वेश्चन था पहले कुआं खोदना, वही सब उसी टाइप का है ये भी। तो पहले बीच का गैप देखेंगे कि सही है कि नहीं सही है, यानी बराबर गैप है कि नहीं है। तो पहले लेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में है 2, 4, 8 और 16। इसमें देखो पहले निकालेंगे D1 का मतलब होता है पहले दो का अंतर। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आएगा ये 2। ऐसे D2 निकालेंगे, D2 के लिए 8 में से 4 को घटाना होगा हमको, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 4। ये दोनों बराबर हैं, लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। कहाँ है सर, ये बराबर नहीं है। और जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये पी नहीं है ये, और जब ये पी नहीं है तो आगे हल ही नहीं होगा, यहीं से ख़त्म। जैसे समांतर वाला था नहीं, समांतर रेखा, उसी टाइप का कोई हल नहीं। यहाँ लिख देंगे ये पी में नहीं है। कहाँ है ये पी में नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं तो ये पी में कहाँ होगा। दूसरा नंबर, दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो इसमें निकाल लो पहले D1 बराबर 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, बटे 1 कर दो, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1, तो ये आएगा 1 बटे के नीचे क्या है 2। इसी तरह से D2 निकाल लो। D2 के लिए 3 में से घटाना होगा हमको, तो लिखेंगे 3 - 5/2, 2 तिहाई 6, 6 में से 5 गया 1, तो आएगा 1/2, बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए ये P में है, ये P है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। अब जब ये P में है तो क्या करना है, उसके आगे की प्रक्रिया। अगर ये P में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर तो हमने निकाल ही लिया 1/2, और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद का मतलब इसके बाद में 1/2 3 बार और जोड़ो, तभी तो 3 पद और आएगा। तो लिखेंगे ये कौन सा पद था, 1, 2, 3, 4 पद दिए हुए हैं, यानी हमको 5वां, 6वां, 7वां पद लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद, तो लिखा जाएगा ये 5। ये 5 को लिखने के लिए या तो हम इसमें 1/2 जोड़ दें तो भी आ जाएगा, और या फिर जो सूत्र होता है ये +n-1 इंटू डी, उसको लिख देंगे तो भी सही है। तो सूत्र वाला ही लिख दो। क्या फार्मूला होता है, ये +n-1, n-1 का मतलब कि जब यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 रहेगा, 1 कम रहेगा, तो यहाँ रहेगा 4d। तो ये का मान कितना है 2, और +4 और d का मान 1/2, कट जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 और 2 4, ये 5 आ गया 4। ऐसे ये 6 निकाल लो। और अगर ये तरीका ना समझ में आए तो इसके बाद में तुरंत 1/2 जोड़ दो, बस आ जाएगा। अरे 7/2 में आधा जोड़ेंगे कितना आएगा 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में आधा जोड़ो 4 बनेगा, तो वो भी तरीका सही है। और 4 में फिर आधा जोड़ो 4.5, फिर आधा जोड़ो 5, ऐसे बनता चला जाएगा। तो वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, तो इसको भी लगा दें। ये 6, ये प्लस हो जाएगा 5d, ये का मान है 2, 5 और d का मान है 1/2, तो 2 दूनी 4, 5, 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है, अरे 9 का आधा यानी 4.5, तो 4 में आधा जोड़ेंगे 4.5 ही तो आएगा। अब उसके बाद 5 आना चाहिए, तो ये 7 निकाल लें,
तो ये 7 में हो जाएगा ये प्लस 6d, ये का मान है 2, 6 और d का मान है 1/2, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, 3 और 2 5 आ गया, लो 5 आ गया, ये भी सही है। तो जितना पद दिया था उसका जो अगला 3 पद था वो आ गया, तो उसको यहाँ लिख देंगे, यही कहीं पर लिख दें अलग, इसको अलग लिख देंगे। कौन कौन सा पद है? 4 आया है, 9/2 आया है और 5 आया है, ये होगा इसका आंसर। थर्ड वाला -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट जहाँ तक जा पाएगी। तो इसमें क्या निकालना, पहले तो ये पता करेंगे कि AP है कि नहीं है। तो AP का वही तरीका, D1 D2 निकालेंगे पहले। तो यहाँ निकालेंगे D1 बराबर, दूसरे में से पहले को घटा दें, -3.2 -1.2, माइनस करो इसको, तो -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +1.2। अब देखो एक माइनस दूसरा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर दो तरह का चिन्ह है तुरंत घटता है ये, तो 2 में से 2 घटेगा 0, अब 3 में से घटेगा 2, 2.0, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस। अब D2 निकाल लो। D2 निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, तो -5.2 -3.2, तो -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे +3.2, फिर माइनस कर दो, 2 में से 2 घटा 0 और 5 में से 3 गया 2, माइनस। देखो दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो AP है, लिख देंगे चूँकि D1 = D2 यानी AP है। और सारवंतर निकालना था, तो सारवंतर तो पहले ही निकल गया। अब निकालना है इसके 3 और पद, तो 3 और पद निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, या तो -2 को जोड़ते चले जाओ 3 बार, या सूत्र लगा दो। कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 है, हमको 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो 5वें के लिए ये 5, ये 5 का मतलब ये प्लस 4D -1.2 और प्लस 4 और D का मान कितना है? -2। चिन्ह सहित मान लिखा जाएगा, वैसे नहीं लिखेंगे, -2 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, -1.2, ये प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, देखो दोनों माइनस में हो गया तो जुड़ जाएगा ये। तो 8 कहाँ जुड़ेगा? 1 में जुड़ेगा, 2 में नहीं जुड़ेगा, इसको ध्यान रखना। दशमलव के पहले वाले में जुड़ता है, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है, 8 के बाद में अगर दशमलव लगा देंगे तो ये भी 0 हो सकता है। तो 2 में 0 जुड़ेगा तब 2 बनेगा, और 8 जुड़ेगा कहाँ पर? 1 में जुड़ेगा, तो 8 और 1 9, तो -9.2 आ गया ये। अब ये 6 निकाल लो इसे, तो ये +5D, तो ये का मान है -1.2 + 5 और D का मान है -2, तो ये बनेगा -1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, तो ये 10 और 11 हो जाएगा, तो -11.2। अब एक और बचा ये 7, तो ये 7 को भी निकाल लें, ये +6D, तो ये का मान है -1.2, 6D का मान -2, तो ये आ जाएगा -1.2 -6 दूनी 12, 12 और 1 13, ये आ जाएगा -13.2। तीनों मान हो गए। अब इन तीनों मानों को कहीं इकट्ठा लिख दें, यहाँ लिख देंगे, पहला है -9.2, दूसरा है -11.2, तीसरा है -13.2, ये तीनों हो जाएंगे इसके बाद के पद। चौथा नंबर है -10, -6, -2 और 2, इसमें D1 का मान कितना आएगा? -6 में से घटेगा -10, तो फिर कितना आएगा? -6 माइनस प्लस 10, ये कितना बना? 4, 10 में से 6 गया 4, अब प्लस वाले मान को लिखा जाएगा, माइनस को नहीं लिखा जाएगा। अब उसके बाद D2 निकाल लो, D2 हो जाएगा -2 -6, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, और 6 बराबर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। दोनों बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर कितना आया? 4, इसलिए AP में है। और जब AP में है तो अगला पद निकाल लो जो बच गया। 3 पद कितने दिए हैं? 1 2 3 4 दिया है, 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो 5वां का मतलब ये 5, तो ये 5 कैसे निकलेगा? ये +4D
ये का मान है -10 + 4 और डी का मान कितना आया है 4, तो ये बनेगा -10 4 चौक 16। घटेगा कि जुड़ेगा? ये घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये घटेगा। तो 16 में से 10 घटेगा, 6 बचेगा। ऐसे ये 6 निकाल लो, ये +5d करके, ये का मान है -10 और +4 और d का मान कितना है 4, नहीं यहाँ पर 5 होगा, d का मान है 4, तो -10 5 चौक 20, कितना बचेगा 10 बच गया। ये ऐसे निकाल लो, ये 7, तो ये +6d, ये का मान है -10 और +6, d का मान कितना है 4 है, तो गुणा कर दो, आ जाएगा। जो गुणा करो जोड़ो घटाओ, तो -10 6 चौक 24, 24 में से 10 गया, 14 बचा। ये तीनों मान आ गए। तो तीनों मान कौन कौन आया? 6 आया, 10 आया, 14 आ गया। तो ये तीनों हो गए इसके जो तीनों पद थे हुआ। 5वां नंबर, 5वें में रूट भी लिखा हुआ साथ में, रूट को भी ध्यान से देखना। ये लिखा है 3, 3 + √2 और फिर है 3 + 2√2 और फिर है 3 + 3√2। ये डाट करके दिया हुआ इतना। तो इसमें पहले d1 d2 का मान निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि ये पी में है कि नहीं है। तो d1 का मान निकालेंगे 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा √2 बच जाएगा। उसके बाद d2 निकालेंगे, चालू है, फिर निकालेंगे 3 + 2√2 और माइनस क्या रहेगा, इसको घटाना पड़ेगा हमको, तो पहले इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, तो इसको लिखा जाएगा 3 + √2। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा, चिन्ह जाकर चिन्ह बदल देगा अंदर, ब्रैकेट हटेगा तो ये बन जाएगा 3 + 2√2 -3 - √2, ये कट गया दोनों। देखो 2√2 में से जब √2 घटेगा तो क्या आएगा, 2 में से घटेगा 1, यानी सिर्फ √2 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2। देखो बराबर हो गया दोनों, यानी d1 और d2 बराबर है किसके, √2 के, इसलिए ये p में है। ये हो गया। अब उसके बाद में पद निकाल लो जितने हैं, 1 2 3 4, 4 तक दिया है, 5 6 7 हमको निकालना है। तो निकालना है हमको ये 5, ये +4d, ये का मान दिया हुआ 3 4 और d का मान है √2, मतलब कि 3 + 4 √2। जोड़ घटाव कुछ कर नहीं सकते, जैसे वैसे लिखा रहेगा, ये कोई अंतर नहीं होगा। चाहे तो डायरेक्ट देख लो, 3 + √2 2√2 3√2 4 5 6 ऐसे बनता चला जाएगा। ये फिर आ जाएगा ये 6, तो ये +6 है तो 5d, तो 3 + 5d की जगह पर √2, यानी हो जाएगा 3 + 5 √2। ये 5, ये 5 कहाँ पहुँच गया, ये 7 हो जाएगा, ये +6d, तो 3 + 6 और d की जगह √2, ये हो जाएगा 3 + 6 √2। तीनों बन गया, 3 के तीनों लिख दो, तो हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये हो गया बाकी 3 पद, यही हो गया हमारा उत्तर। अब है 6वां नंबर, लिखा 0.2 0.22 0.222 फिर 0.24 बार है ये। इसमें d1 का मान कितना होगा, 0.22 में से घटेगा 0.2, कितना बचेगा, देखो घटा करके देखो कितना आएगा ये। इसके बाद में 0 लगा देंगे ना, फिर घटाओ इसको, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी 0.02 बचेगा ये। और उसके बाद d2 निकाल लो, तो इसमें से घटाओ ये, तो 0.222 में से घटेगा 0.22, कितना बचा, घटा करके देखो 0.222 बराबर नहीं आ रहा ना, मानिए 0.002, देखो ये दोनों बराबर नहीं आया, और बराबर नहीं आया तो ये पी में नहीं है, यानी इससे फुर्सत मिल गया। लिखेंगे चूँकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, ये पी में नहीं है, और जब ये पी में नहीं है तो उसके आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगा। अब है 7वां नंबर, 7वां 0, -4 -8 -12, ये लिखा हुआ है। इसमें d1 का मान पहले निकाल लो, d1 का मान कितना होगा,
-4 में से घटेगा 0, ये माइनस रहेगा, तो कितना बचेगा -4। और D2 का मान -8 में से -4 को घटाना है हमको, तो लिखेंगे -8 -4, तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो +4 और 8 में से 4 घटेगा तो 4, अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, तो दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर -4, ये AP में है। और जब ये AP में है तो आगे की प्रक्रिया करेंगे, जो बाकी पद निकालने हैं हमको। तो बाकी प्रक्रिया क्या है, कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 दिया है, 5वां निकालना है हमको। ये 5 बराबर ये प्लस 4D, ये का मान है 0, 4 और D का मान कितना आया है -4, तो 4 चौक 16 -16 आया। अब ये 6 का निकालेंगे, तो ये प्लस 5D, ये का मान 0 प्लस 5 और D का मान कितना है -4, तो -4 कर देंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, ये माइनस में। अब निकालेंगे ये 7, तो ये प्लस 6D, ये का मान 0 6 और D का मान -4, इसको भी गुणा कर दो, 6 चौक 24 -24 आ जाएगा। ये चारों मान आ गए, तीनों मान आ गए। ये कौन कौन आया, -16 -20 -24, ये 3 अतिरिक्त पद हो गए इसके। अब देखो ये 8वां नंबर, 8वां -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इतना लिखा हुआ है ये। इसमें तो सब सेम सेम है, जब सेम सेम है तो डिफरेंस है कुछ भी नहीं है, 0 होगा डिफरेंस। तो इसमें लिखेंगे D1 बराबर -1/2 -1/2, कितना आएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1/2, 1/2 में से 1/2 घटेगा तो 0। ऐसे D2 निकाल लेंगे, ये भी सेम प्रक्रिया, -1/2 -1/2 और -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर G1 0, D1 बराबर D2 बराबर 0, तो ये बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसमें बाकी वाला पद निकाल लो, तो निकालेंगे ये 5 बराबर ये प्लस, देखो ये प्लस 4D बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस 4 और D का मान 0, तो सिर्फ -1/2 आएगा। ऐसे ये 6 का मान ये प्लस 5D, तो ये भी हो जाएगा -1/2 प्लस 5, ये 0 बराबर -1/2। ऐसे ये 7 का भी मान हो जाएगा, ये प्लस 6D 0 कहाँ -1/2 प्लस 6 और D का मान 0, तो -1/2। यानी जो बाकी 3 मान आए वो भी सेम सेम आए, जब डिफरेंस है ही नहीं तो वही मान रहेगा सेम सेम। तो -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, ये होगा आंसर इसका। ये भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है ना, लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चुपके ना उतारो कि समझाते रहो उतारते रहो। अब देखो 9वां नंबर, 9वां 1 3 9 27, ये क्या समांतर श्रेणी दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, वैसे भी कितना ज़्यादा मन बढ़ रहा है ये। तो D1 का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 बराबर 2, और D2 का मान निकालेंगे तो 9 - 3 बराबर 6, ये बराबर है नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी ये AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है तो इसका कहानी समाप्त यहीं से। लिखा ये 2A 3A 4A, ठीक है। अब इसको भी वही काम करो, तो D1 बराबर हो जाएगा 2A माइनस ये, 2A में से ये घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा। अब 3A में से 2A घटा दो, तो आ जाएगा D2 बराबर 3A माइनस 2A, ये भी ये बचेगा, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू ये, लिख देंगे ये AP में है। तो अब कौन सा पद निकालना है, ये 5 में हो जाएगा ये प्लस 4D, ये का मान है ये 4 और D का मान कितना है ये 4, ये प्लस ये कितना बनेगा 5 ये। ऐसे ये 6 का मान हो जाएगा 6 ये,
ये 7 का मान हो जाएगा 7 ये, सही है? बस अब सही कहाँ लिखे पूरा, तो लिख देंगे 5 ये, 6 ये और 7 ये हो जाएगा इसके सभी पद। देखो 11 नंबर, 11 वाला है ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये पावर 4 ही तो लिखा है, ये पावर 4, इसको भी निकालो। तो D1 बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर माइनस ये आएगा, इसमें कुछ घटेगा? कैसे घटाएंगे इसको? 1 2 घात है, 1 1 घात है, घटेगा ही नहीं ये, तो खाली इसमें ये कॉमन कर सकते हैं बस। अगर ये को कॉमन करेंगे तो इसमें ये का कितना घात है? 2 घात, तो 1 घात कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये, और ये जब निकल जाएगा तो बचेगा 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब ये क्यूब में से ये स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा ये क्यूब माइनस ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा ये -1, बराबर है दोनों? बराबर नहीं है, ये -1 ये -1, लेकिन यहाँ ये और यहाँ ये स्क्वायर आ गया इसलिए बराबर नहीं है ये। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये P में नहीं है। इससे भी फुर्सत। 12√2, √8, √18, √32। अब इसमें देखो जितना ये लिखा हुआ है ये सब के सब 2 के रूप में है, टोटल 2 के रूप में। तो पहले तो हम इसमें जो फालतू मान है उसको बाहर निकाल लेंगे। अभी बता रहे कौन सा फालतू है इसमें। ये है √2, ये 8 लिखा है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। इन दोनों का ये पेयर बनेगा, तो जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा 2√2, ये 2 रह जाएगा अंदर ही। ऐसे 18 का क्या बनेगा? 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3√2। ये 32 वाला ये भी ऐसे बन जाएगा, कितना बनेगा? इसको भी ऐसे बना लो। 32 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो ये और ये दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 4√2, बस ये इतना बना। अब D1 D2 निकालो इससे, तो D1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2√2 में से घटेगा √2, तो √2 समझो कि x या y को अचर पद लिखा है, चर पद कोई लिखा है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 2 में से सिर्फ 1 को घटाएंगे, यहाँ पर 1 रहता है लिखा नहीं जाता, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो बचेगा सिर्फ √2, यानी 1√2, 1 लिखा नहीं जाएगा तो √2। ऐसे D2 का मान इसमें से घटा दो, ये वाला, तो आ जाएगा 3√2 में से घटेगा 2√2, 3 में से 2 घटेगा तो 1√2 बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर √2, ये है AP में। और जब AP में है तो आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। अब आगे प्रक्रिया क्या होगा? 1 2 3 4 यानी 5वां पद निकालना है, ये 5, तो ये प्लस 4D, ये का मान है √2, अब 4 और D का मान कितना आया है? √2 आया है, तो 4√2 और यहाँ पर 1√2, 4 और 1 5√2, तो ये बनेगा 5√2। ऐसे ये 6 का जब 5 था तो 5√2, तो 6 है तो 6√2, 7√2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6√2, और ये 7 का 7√2, ये बना 5√2, 6√2 और 7√2, ये इसका हो गया 3 पद। ये लिखा √3, √6, √9 और √12। पहले इसको सिंपल कर लें हम, तो √3 का कुछ नहीं होगा, मजबूर है ये। √6 का भी कुछ नहीं होगा, 9 का वर्गमूल 3, 12 का वर्गमूल 4 3 12, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2√3 बनेगा, इसको बना दे 2√3। अब D1 D2 निकाल लो। D1 हो जाएगा √6 में से घटेगा √3, इसमें चाहो तो हम √3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 6 में होता है 2 तिहाई 6, √3 और √2 होता है, अलग अलग लिख दे इसको, हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 अब माइनस √3, तो √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? √2 माइनस 1। ऐसे D2 निकाल लो, तो D2 निकलेगा 3 में से घट करके, 3 में से √6 घटेगा। अब क्या करेंगे इसमें?
तो रूट 6 को चाहो तो 3 दूनी 6 कर दें, और रूट जो 3 लिखा है उसको √3 इंटू √3 कर दें। हम कर सकते हैं ऐसा। देखो इसको कर सकते हैं √3 गुणे √3, और √6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2। तो इसमें √3 कॉमन हो गया, तो बचा √3 माइनस √2, बराबर नहीं है दोनों। यानी लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी AP में नहीं है। ये 14वां नंबर है। लिखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको पहले सिंपल कर लें हम। तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो D1 D2 निकाल कर देख लें कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो D1 का मान निकालेंगे तो आएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। D2 का मान निकालेंगे तो आएगा 25 माइनस 9, 15 में से 9 गया 6 और 1। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। देखो 15 नंबर, ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। इसको सिंपल करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 49 और 73। माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे तो D1 बराबर आएगा 25 माइनस 1 बराबर 24, और D2 आएगा 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ये दोनों बराबर आ गया। और इसको भी चेक कर लें इसी वक्त हम 73 वाले को भी कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम D3 भी निकाल रहे हैं अब। तो 73 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2। देखो 3 के तीनों बराबर आ रहे हैं, और जब बराबर आएंगे तो लिखेंगे D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3, और टोटल बराबर हो जाएगा 24 के। तो ये AP में है, लिखेंगे AP में है। और जब AP में है तो बाकी 3 पद निकाल लेंगे। तो कितने पद दिए हैं 4 पद दिया गया है, 5 6 7, यानी ये 5 निकालना है। तो ये 5 में ये प्लस 4D, तो ये का मान 1 4 और D का मान कितना आया है 24। तो 4 जोग 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 और 1 97। अब निकालेंगे ये 6, तो ये प्लस 5D, ये का मान 1 5 और D का मान 24। तो हो जाएगा 1 प्लस 24 पंचे 120, 110 कहाँ हो जाएगा 24 पंचे 120, ये हो जाएगा 121। ये 7, ये प्लस 6D, ये का मान 1 और ये 6D का मान 24। 6 जोग 24, 6 दूनी 12 2 14, तो 144 और 1 145। तो इसके जो मान आ गए कौन कौन हैं 97, 121 और 145, ये हो गए इसके मान। अब ये अभ्यास समाप्त हो गया। जो 5.1 था ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो अभ्यास आएगा वो अगले दिन चालू होगा वो।